नमस्कार दोस्तों, मैं विकास दुहानी एडवोकेट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल ऑफिस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक बार कोई वाइफ कॉम्प्रोमाइज के तहत अपनी परमानेंट एलिमनी अपने हस्बैंड से ले लेती है तो क्या उसके बाद दोबारा से वो वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो इसी पॉइंट को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने करंटली एक जजमेंट पास की है। तो सबसे पहले मैं आपको जजमेंट के जो ब्रीफ फैक्ट्स हैं उनसे आपको अपडेट करवा देता हूं। तो देखिए, होता क्या है कि 1983 में हस्बैंड एंड वाइफ शादी करते हैं और उसके बाद 1984 में उनके घर पे एक लड़का पैदा होता है और उसके बाद 1987 में एक लड़की घर पे पैदा होती है। अब होता क्या है कि ड्यू टू सेवरल रीजंस, मल्टीपल रीजंस, दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं एंड 1993 में हस्बैंड डिवोर्स के लिए पेटिशन फाइल करता है। तो जो हस्बैंड की डिवोर्स पेटिशन है वो डिसमिस होती है और उसके अगेंस्ट हस्बैंड हाई कोर्ट में अपील फाइल करता है और हाई कोर्ट से भी वो जो उनकी पेटिशन है डिवोर्स की वो डिसमिस हो जाती है और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अपील है वो पेंडिंग है। तो इसी बीच 1993 में ही हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज होता है और उस कॉम्प्रोमाइज के अकॉर्डिंग हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए तीनों पर्सन्स के लिए यानी कि वाइफ के लिए और दोनों बच्चों के लिए 3 लाख रुपए वाइफ को पे करता है और साथ ही 1500 रुपये पर मंथ रेंट भी वो पे करने के लिए बात फाइनल करते हैं। अब इसके बाद होता है क्या है कि 2007 में वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी एक पेटिशन फाइल करती है और उस पेटिशन में वो क्लेम करती हैं कि जो हस्बैंड है वो हैंडसमली अर्न कर रहा है और जो वाइफ है वो अपने आप को और अपने बच्चों को मेंटेन करने में अनेबल है। तो वो कंटेंशन देती हैं कि जो हस्बैंड है उनकी एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और साथ ही उनके नाम पे एक होटल भी है और भी कई सारे जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं वो कर रहे हैं और उनके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अवेलेबल है। अब इसके बाद जो हस्बैंड है वो अपने डिफेंस में बोलते हैं कि जो वाइफ है वो खुद एक सेल्फ अर्निंग लेडी है और एक स्कूल में वो टीचर की पोस्ट पे काम कर रही है और साथ ही जो उनकी बेटी है वो अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी है और करंटली खुद भी वो सेल्फ अर्निंग में है और उसके साथ ही जो उनका बड़ा बेटा है वो अपनी बीटेक कंप्लीट करके एक अच्छी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है और वो भी काफ़ी अच्छे पैसे वहाँ से कमा रहा है। और इन दोनों बच्चों में से कोई भी अपने फादर के साथ नहीं है और ना ही उन्हें कोई भी किसी प्रकार की सपोर्ट दे रहा है और आज तक जितना भी जो भी खर्चा हुआ है, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई पे है या उनकी हॉस्टल फीस है या ट्यूशन फीस है, वो सारा का सारा फादर ने यानी कि हस्बैंड ने पे किया है और उनका जो रेंट है वो भी आज तक हस्बैंड ही पे करता आ रहा है और जो वाइफ है वो भी खुद एक अच्छी सैलरी जो है वो ड्रॉ कर रही है। इन सब बातों को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वो उनकी मेंटेनेंस पेटिशन को डिसमिस कर देते हैं। अब इसके बाद जो वाइफ है वो क्रिमिनल रिवीजन फाइल करती है सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट वापस से उस एप्लीकेशन को रिमांड बैक करते हैं और दोबारा से मजिस्ट्रेट साहब के पास फॉरवर्ड कर देते हैं। अब देखिए, रिमांड बैक क्या होता है इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो रिमांड बैक करने के बाद जो मजिस्ट्रेट साहब है वो दोबारा से पेटिशन को डिसमिस कर देते हैं और जो एग्रीड पार्टी यानी कि वाइफ है वो फिर से क्रिमिनल रिवीजन फाइल करती है और सेशन कोर्ट में दोबारा से पहुंच जाती है। अब वहाँ पे जो सेशन कोर्ट है वो पूरे मैटर को देखते हैं, हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हैं और बोलते हैं कि बेशक से जो बच्चे हैं वो दोनों अर्न कर रहे हैं और हस्बैंड के पास इनकम का सोर्स है या नहीं है, लेकिन वाइफ को मेंटेन करने की लाइबिलिटी हस्बैंड के ऊपर ही है और वो 15,000 रुपये पर मंथ की जो मेंटेनेंस है वो उनको ग्रांट कर देते हैं। अब इस चीज़ से एग्री होकर जो हस्बैंड है वो हाई कोर्ट में अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल करते हैं टू क्वेश द जजमेंट ऑफ द सेशन कोर्ट। अब वहाँ पे भी यही सारे फैक्ट्स जो कंसीडर होते हैं। वहाँ पर हस्बैंड बोलते हैं कि जो वाइफ ने प्ली ली है कि जो हस्बैंड है वो उनके नाम पे एक रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और साथ में ही उनके नाम पे कोई होटल वगैरह भी है जहाँ से उनकी काफ़ी अच्छी खासी इनकम है। तो हस्बैंड बताते हैं कि उनके नाम पे जो शॉप थी उसे वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले अपने भाई को बेच चुके हैं क्योंकि उस शॉप पर एक काफ़ी हैवी लोन अमाउंट था जिसे पे करने के लिए उन्हें वो शॉप मजबूरी में अपने भाई को बेचनी पड़ी और उसके साथ ही उनके नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी होटल नहीं है और उनकी जो टोटल इनकम है वो 6,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा नहीं है, जबकि जो वाइफ है उसकी जो इनकम है वो 20,000 रुपये पर मंथ से भी ज़्यादा है और वो अपने आप को मेंटेन करने में कैपेबल है। लेकिन हाई कोर्ट इस बात को कंसीडर नहीं करते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट भी वही सेम जो सेशन कोर्ट का फैसला था उसे एज इट इज मेंटेन करते हुए क्लियरली बोल देते हैं कि बेशक से आपने परमानेंट एलिमनी के तौर पे अपनी वाइफ को या बच्चों को आप 3 लाख रुपए जो है वो ऑलरेडी पे कर चुके हैं, लेकिन उससे आप अपनी लाइबिलिटी से पीछे नहीं हट सकते हैं और अपनी वाइफ को मेंटेन करना आपकी एक पर्सनल लाइबिलिटी है और आपको वो काम जरूर करना होगा। और हाई कोर्ट भी 15,000 रुपये पर मंथ की जो मेंटेनेंस की जो
सेशन कोर्ट ने ग्रांट की थी उसे एज इट इज बरकरार रखते हैं और अपना फैसला दे देते हैं। तो देखिए, अब आपको इस बात से एक चीज तो समझ में आई होगी कि बेशक से आपने परमानेंट एलिमनी पे कर दी है, या फिर अगर आप वाइफ है तो आपने बेशक से परमानेंट एलिमनी ले ली है, लेकिन उसके बाद भी अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी आप अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं, और ये हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही लीगल अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।